डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र और सबका प्रयास के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद में पेश अंतरिम बजट में कृषि क्षेत्र के लिए की गई कई अहम घोषणाएं। 5 एकीकृत एक्वा पार्कों की होगी स्थापना। विकसित भारत की संकल्पना की जाएगी पूरी। अंतरिम बजट 2024-25 में किए गए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए कई तरह के प्रावधान। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा, पशुपालकों व मत्स्य क्षेत्र के विकास का प्रतीक है अंतरिम बजट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण योजना के माध्यम से वितरित अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी की योजना को 2 और वर्षों तक बढ़ाने के लिए मंजूरी। देश के नागरिकों की भलाई और निर्धनतम लोगों तक चीनी की पहुंच को सुगम बनाती है योजना। और किसानों के लिए आई एक और राहत भरी खबर। राजस्थान सरकार का किसानों को गेहूं की सरकारी खरीद पर बोनस देने का फैसला। किसानों को दिया जाएगा 125 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस। और अब समाचार विस्तार से। वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र और सबका प्रयास के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद में गुरुवार को अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। बजट में कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार की विजन जो जमीन पर साकार हो उसे प्रस्तुत किया गया। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गईं। बजट में कहा गया कि 5 एकीकृत एक्वा पार्कों की स्थापना की जाएगी और ब्लू इकोनॉमी 2.0 के लिए नई जलवायु गतिशील योजना आरंभ की जाएगी और डेयरी किसानों की सहायता के लिए व्यापक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाएगी तथा सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में नैनो DAP के इस्तेमाल का विस्तार किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता पर खास जोर रहा। इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गई। निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों का कल्याण और ग्रामीण मांग को बढ़ाना अंतरिम बजट की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम किसान सम्मान योजना के अंतर्गत हर वर्ष सीमांत और छोटे किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा प्रदान किया गया है। Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. वित्त मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ने 1361 मंडियों को एकीकृत कर दिया है और इसमें 3 लाख करोड़ रुपए मूल्य का कारोबार हो रहा है और 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं मिल रही हैं। कृषि क्षेत्र समावेशी, संतुलित, उच्चतर, संवर्धित और उत्पादकता की ओर अग्रसर है। Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups.
बजट में कृषि क्षेत्र के लिए जो अहम घोषणाएं की गई हैं उसके तहत सरकार फसल कटाई के बाद गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी। सभी कृषि जलवायु क्षेत्र में नैनो डीएपी के इस्तेमाल का विस्तार किया जाएगा। तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए आत्मनिर्भर तिलहन अभियान शुरू किया जाएगा। डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया जाएगा। जलीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने और निर्यात दोगुना करने और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा। 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। Our government will further promote private and public investment in post-harvest activities after the successful adoption of nano urea. Application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean and sunflower. सरकार इसे देश के भविष्य के निर्माण का बजट बता रही है। बजट को 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी बताया जा रहा है। अंतरिम बजट में देश की 4 जातियों गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता के विकास की प्रतिबद्धता साफ देखी जा सकती है। जानकारों का मानना है कि अन्नदाताओं के कल्याण के लिए बजट के प्रावधान दूरगामी सकारात्मक नतीजे देने वाले हैं। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अंतरिम बजट 2024-25 में किए गए बजटीय प्रावधानों में कृषि क्षेत्र के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कर अन्नदाता को कई तरह की सौगातें देने का काम किया गया है। बजट के जरिए देश में विकसित भारत की संकल्पना किस तरह से पूरी होगी, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024-25 के अंतरिम बजट में देश के गांव, गरीब और किसानों के साथ साथ जनजातीय समुदाय के कल्याण और विकास के लिए कई तरह की नीतियां, योजनाओं का प्रावधान किया है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2047 के विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक ये बजट है। किस तरह देखते हैं देश के गाँव, गरीब और किसानों के लिए ये जो अंतरिम बजट इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, वो न केवल एक अंतरिम बजट के रूप में अपने इस समय की आवश्यकता को बल्कि दूरगामी लक्ष्य को निर्धारित करते हुए कि 2047 में भारत और भारत के लोग किस तरीके से जैसे 5 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन से 9 ट्रिलियन और उसमें सबके कंट्रीब्यूशन, सबकी सहभागिता किस ढंग से आगे बढ़ेगी, वो चाहे जनजातीय समुदाय के हों, किसान हो यानी अन्नदाता हो, या देश के युवा हो या महिलाएं हों। पीएम किसान योजना में 11.8 करोड़ लाभार्थी किसानों को फायदा दे रहे हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फायदा मिल रहा है। लाभ में वित्तीय हर क्षेत्र में न केवल पैसा बढ़ रहा है बल्कि किसानों की तरक्की के विकल्प भी खुल रहे हैं। तो किस तरह देखते हैं इसको? 11 करोड़ से अधिक किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी तक 2,80,000 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पहुंचा दिए गए। उसी ढंग से हमारे फसल बीमा योजना के माध्यम से 4 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं और कई योजना इस तरह की है जिन योजनाओं को लेखा जोखा के दृष्टि से कि किस तरीके से आय का भी और उसके ट्रांसपेरेंट तरीके से देश के विकास में खास करके जो 4 पिलर उन्होंने बनाया है उस 4 पिलर को यानी चाहे वो अन्नदाता हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे देश के गरीब हो, सबको इस तरीके से प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाए जिससे यह राष्ट्र अपने आप में सशक्त और श्रेष्ठ बने। वित्त मंत्री द्वारा पेश अंतरिम बजट में
न केवल देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास का काम होगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत की संकल्पना का एक ये बजट सूचक भी बनेगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन योगेश के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अंतरिम बजट 2024-25 में किए गए बजटीय प्रावधानों में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए कई तरह के बजटीय प्रावधान किए गए हैं। इन क्षेत्रों में बजटीय प्रावधानों से देश में विकसित भारत की संकल्पना किस तरह से पूरी होगी, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रुपाला से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट 2024-25 में देश के गांव, गरीब और किसानों और मछुआरा समुदाय के लिए कई तरह की सौगातें दी गई हैं। इस बजटीय प्रावधान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को किस तरह देखा जाएगा, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रुपाला जी। सर, सबसे पहले हार्दिक बधाई। आप जो लगातार मंत्रालय में महत्व देते रहते हैं जिन विषयों को, वो इस बजट में परिलक्षित होते हैं। हमारे विभाग के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने अपने भाषण में वित्त मंत्री जी ने बताया कि हम विश्व में दूध उत्पादन में नंबर 1 है, मगर हमारा पशुओं का व्यक्तिगत प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है, प्रोडक्टिविटी आप एक प्रकार से इसको कहते हो, वो कम है। तो उसी को बढ़ोतरी करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन को और आगे ले जाया जाए। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को और हमारी NLM जो है, लाइफ स्टॉक मिशन है, उसी को, और हमारे वैक्सीनेशंस के प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं, उन सभी को आगे ले जाने के संकेत इस बजट के माध्यम से मिला है। वो उसके लिए मैं पशुपालकों की ओर से वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि अभी नए सिरे से देश में पशुपालन की और नई पीढ़ी नई टेक्नोलॉजी के साथ पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़ेगी। 152 करोड़ रुपए नीली क्रांति के लिए दिए गए हैं, PM मत्स्य संपदा को बढ़ाया गया है। तो आपने जो विजन लिया था वो सच्चे मायने में साकार हो रहा है? प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया था कि ये किसानों के बाद मछुआरे समाज को भी किसान क्रेडिट कार्ड देने का जो निर्णय लिया गया था, वो मैं मानता हूं कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ा फैसला मछुआरों के हक में भारत सरकार की ओर से लिया गया था। उसी को जमीन पर उतारने का भी हमने बड़ा प्रयास इस सागर परिक्रमा के कार्यक्रमों के दौरान जिला प्रशासन के साथ सेंसिटाइजेशन के कार्यक्रम रखकर करने का कोशिश किया। और अभी मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को फिर से आगे ले जाने का निर्णय इस बजट में वित्त मंत्री जी के बयान से संकेत मिल चुके हैं और इसी को उन्होंने ये बहुत स्पष्टता से बताया कि हम एक्वाकल्चर पार्क नए 5 बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ी दिशा है। इसमें नए 5 पार्क को ऐड करने से हम इसमें दोगुना से भी ज़्यादा छलांग लगाने की क्षमता इस देश की फिशरीज सेक्टर की बढ़ाने की बात है। इसमें अंतरिम बजट 2024-25 में किए गए बजटीय प्रावधानों से एक और जहां पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र का विकास होगा, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के सपनों के नए भारत को इस सेक्टर में प्रगतिशील बनाने का काम भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन योगेश के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। बेंगलोर में फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के निदेशक PH राजपुरोहित ने अंतरिम बजट को महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बजट किसानों और व्यापारी वर्ग को भी फायदा पहुंचाएगा। सबसे अच्छा काम किया है कि टूरिज्म के लिए, जो टूरिज्म को बहुत अच्छा डेवलपमेंट के लिए जो दे रहे हैं, बहुत अच्छा किया। फार्मर के लिए बहुत अच्छा किया है, स्पेशली वोमेन लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। लोन वगैरह इंक्रीज किया है और मेडिकल जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस भी बढ़ाई है। टोटली भी इंडिया में बड़े 49 एयरपोर्ट हैं। तो ये या तो सब पब्लिक के लिए थोड़ा फायदा ही होगा और इंडस्ट्रियल पीपल के लिए, जो व्यापारी है, बड़े उद्योगपति हैं, उनके लिए कुछ फायदा है। फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष रमेश चंद्र लाहोटी ने बजट को भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की तरफ अग्रसर करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट भारत को विकसित बनाने के लिए जो आवश्यकता है उनको पूरा करने वाला है।
उन्होंने क्लियर दिया है कि हम आने वाले दिनों में भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ लेके जाना है और एक विकसित देश के रूप में जो पॉलिसी चाहिए, कनेक्टिविटी लीजिए, फिशरीज लीजिए, एग्रीकल्चर लीजिए, टूरिज्म लीजिए, उनका फोकस है कि हम आने वाले दिनों में जो भी हमने कार्यक्रम दिया है उसको हम आगे बढ़ाते हुए उसको और अपॉर्चुनिटी इज द लिमिट इन द स्काई, जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, उस दिशा में उन्होंने इसको आगे लेके जाके एक विकसित देश के लिए क्या क्या जरूरी है इस बजट में उन्होंने अपना दर्शाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अवसंरचना विकास कोष (IDF) के तहत लागू किए जाने वाले पशुपालन अवसंरचना विकास कोष AHIDF को 29,610.25 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2025-26 तक अगले 3 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। ये योजना डेयरी प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण, मांस प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण, पशु चारा संयंत्र, नस्ल गुणन फार्म और पशु अपशिष्ट से धन प्रबंधन यानी कृषि अपशिष्ट प्रबंधन और पशु चिकित्सा वैक्सीन और दवा उत्पादन सुविधाओं के लिए निवेश को प्रोत्साहित करेगी। भारत सरकार अनुसूचित बैंक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC, नाबार्ड और NDDB से 90% तक ऋण के लिए 2 साल की मोहलत सहित 8 वर्षों के लिए 3% ब्याज अनुदान प्रदान करेगी। भारत सरकार MSAME और डेयरी सहकारी समितियों को 750 करोड़ रुपए के ऋण गारंटी कोष से उधार लिए गए ऋण की 25% तक ऋण गारंटी भी प्रदान करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण योजना PDS के माध्यम से वितरित अंत्योदय अन्न योजना AAY परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी की योजना को 2 और वर्षों यानी 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को अनुमति दे दी है। देश के नागरिकों की भलाई और देश के निर्धनतम लोगों की थाली में मिठास सुनिश्चित करने के प्रति केंद्र सरकार की अटूट प्रतिबद्धता के एक और संकेत के रूप में ये योजना निर्धनतम लोगों तक चीनी की पहुंच सुगम बनाती है और उनके आहार में ऊर्जा को शामिल करती है ताकि उनकी सेहत बेहतर हो सके। इस योजना के तहत केंद्र सरकार प्रतिभागी राज्यों के AAY परिवारों को चीनी पर प्रति माह प्रति किलोग्राम 18 रुपये 50 पैसे की सब्सिडी देती है। इस योजना से देश के लगभग 1.89 करोड़ AAY परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है। और कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा कारंदलाजे ने राज्यसभा में बताया कि फसल बीमा योजना के तहत पिछले 7 सालों में 49.44 करोड़ किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इस साल में 14.06 करोड़ एप्लीकेशंस आए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में किसानों ने जो प्रीमियम भरा है वे 29,183 करोड़ रुपए है, जबकि उन्होंने जो क्लेम हासिल किया है वो 1,40,664 करोड़ रुपए है। हमारे देश में 7 साल में 49.44 करोड़ किसान एप्लीकेशन एनरोल किया है सर, एंड अभी इस साल में 14.06 करोड़ एप्लीकेशन आया है एंड इसी में प्रीमियम भरा है 7 साल में 29,183 करोड़ रुपए प्रीमियम किसानों ने भरा है सर। क्लेम्स रिसीव्ड 1,46,664 करोड़ रुपया, लाइक बहुत ज़्यादा गुना बढ़ा है प्रीमियम मिलने में। हर साल हम किसान 100 रुपीस भरा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट को मदद देते हैं सर। ये तो पूरा का पूरा स्टेट इसके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है एंड भारत सरकार अपने हमारे इससे स्टेट को देते हैं एंड स्टेट टेंडर बुलाते हैं, स्टेट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, भारत का हिस्सा उसको मिलता है एंड हम अभी किसानों को 100 रुपये पे किया तो अभी तक 502 रुपया किसानों को मिला है सर अभी तक। इसीलिए वो 29,000 करोड़ के लिए 1,46,000 किसान का हिस्सा दे गॉट द क्लेम्स इन किसान सम्मान योजना, फसल बीमा योजना में।
किसानों के लिए एक और राहत भरी खबर आई है। राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को गेहूं की सरकारी खरीद पर बोनस देने का फैसला लिया है। किसानों को ये बोनस गेहूं के समर्थन मूल्य की खरीद पर दिया जाएगा। इसके लिए राजस्थान सरकार ने राज्य में राजस्थान कृषक समर्थन योजना शुरू की है। योजना के तहत प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाने वाली गेहूं की खरीद पर किसानों को 125 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। इससे सरकार पर 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए पंजीयन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित खरीद केंद्र पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रबी विपणन वर्ष 2024-25 के तहत गेहूं की खरीद का कार्य भारतीय खाद्य निगम डिपो ऑनलाइन सिस्टम के प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल के माध्यम से किया जाएगा। सरकारी खरीद केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं 10 मार्च 2024 से शुरू किया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की और जान लेते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान अगेती कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। इन सब्जियों की बुआई पॉली हाउस में करना बेहतर होगा। अभी के समय यहाँ के किसान पत्ता गोभी समूह की सब्जियों में निराई गुड़ाई कर सकते हैं। साथ ही पत्ता गोभी की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई भी कर लें। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अभी भिंडी, खीरा और करेला जैसी सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। रबी प्याज की रोपाई के लिए ये समय अच्छा है। मशरूम उत्पादन के लिए भी अभी का समय उत्तर प्रदेश क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए बेहद उपयुक्त है। एस्टर मशरूम का उत्पादन कर कम खर्च में अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। अभी के समय आलू और टमाटर की फसल में झुलसा रोग लगने का खतरा हो सकता है। लगातार निगरानी करते रहें। किसान इस रोग के लक्षण दिखने पर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। यहाँ के किसान सरसों की फसल में दूसरी सिंचाई फूल आने से पहले कर लें। मौसम में बदलाव के कारण सरसों की फसल में एफिड पेटेंट क्लास और लीफ मल्च का प्रकोप दिखाई देने की संभावना है। लगातार निगरानी करते रहें और लक्षण दिखने पर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। बात करें पंजाब की तो यहाँ के किसान अभी के समय आलू की फसल में लगातार निगरानी करते रहें। आलू की फसल में कीट प्रभावित पौधों को नष्ट कर दें। इसके साथ ही यहाँ फूल गोभी, मेथी, धनिया, मूली, शलजम जैसी फसलों में माल्चिंग की जा सकती है। इसके अलावा पंजाब के किसान गन्ने की फसल में अभी के समय सिंचाई और कीटनाशकों का छिड़काव रोक दें। साथ ही मौसम में ही गन्ने की परिपक्व फसल की कटाई का काम करें। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन
किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को पेश होने के लिए 5वां सम्मन जारी किया था, जिसे खारिज करते हुए केजरीवाल ने पेश होने से इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले 3 वर्षों में झारखंड को लूटा है और भूमि घोटाला, खनन घोटाला, निजी पट्टा और अन्य घटनाएं सामने आई और अब वे जनता को सच्चाई बताने के बजाय इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हुआ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में 5 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्ताव पेश करेंगे। विधानमंडल का बजट सत्र 12 फरवरी तक संचालित होगा। सदन की कार्यवाही इस बार शनिवार को भी चलेगी। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत अब 2 दिन आगे बढ़ गई है। नई व्यवस्था के तहत 12 फरवरी को राज्यपाल दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। इसी दिन नई सरकार विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को 8 फरवरी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आयोग के समक्ष उपस्थित रहने के लिए समन जारी किया है। पश्चिम बंगाल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की पिछड़ी जातियों की सूची में कुल 179 जातियां शामिल हैं, जिसमें 118 जातियां मुस्लिम समाज की हो गई हैं। तमिलनाडु में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने अभिनेता से राजनेता बने सीमन के नेतृत्व वाली नाम थमिजार पार्टी के कई पदाधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि छापेमारी चेन्नई हार्बर में ड्रग्स की तस्करी के आरोप में पकड़े गए एक शख्स से मिली जानकारी के आधार पर की गई है। सीबीआई ने लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर द्वारा स्थापित एनजीओ के खिलाफ विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के कथित उल्लंघन का मामला दर्ज किया और इसके परिसरों की तलाशी ली। अयोध्या से राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु लगातार दर्शन के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। उनकी सुरक्षा का सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को उद्यान उत्सव 1 2024 की शोभा बढ़ाई। उद्यान उत्सव 1 के तहत अमृत उद्यान 2 फरवरी से 31 मार्च तक जनता के लिए खुला रहेगा। अमृत उद्यान के अलावा लोग राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय भी देख सकते हैं। डीआरडीओ ने प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत ग्रीन प्रोपल्शन विकसित करके अंतरिक्ष रक्षा प्रौद्योगिकी में बड़ी छलांग लगाई है। इस सिस्टम ने PSLV C-58 मिशन द्वारा लॉन्च किए गए पेलोड पर ऑर्बिट में कार्यक्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। विकसित भारत का स्मार्ट बजट। किसानों के लिए उम्मीदों की बहार। देखिए मंडी खबर बजट स्पेशल 2 फरवरी दूरदर्शन किसान पर शाम 5 बजे। जर्मनी में हो रहा है सौर ऊर्जा के नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशंस पर बहुत तेजी से काम। कैसे बनाई सबसे कारगर सोलर बैटरी, देखिए मंथन में इस शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
साथ बदलते भारत की शान।